everybody, my name is Vidur Sharma and I welcome you all on the Edu Mentors YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss some of the prominent current affairs. So without wasting time, let's get started. Start करते हैं आज का session. So the first and foremost is अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड. हमारे इंडिया में जो एक बैंक है that is रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो अभी रिसेंटली आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, इन्होंने लॉन्च किया है एक फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड दैट इज कॉल्ड एज अंतर्दृष्टि. Why it is important? Because this Antardrashti is an innovative tool that aims to provide valuable insight for the assessing and monitoring the process of the financial inclusion by capturing the relevant parameters. अब क्वेश्चन आता है कि सर ये फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है. तो आपने देखा होगा 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम स्टार्ट करी थी जिसका नाम था जनधन योजना. राइट. सो वी हैव अ फेमस स्कीम दैट इज जनधन योजना. राइट. अभी भी ये स्कीम रन कर रही है बट 2014 में इट गॉट स्टार्टेड. एंड दिस जनधन योजना बेसिकली डील्स विद व्हाट इट डील्स विद कि कोई भी इंडिया में सिटीजन है, राइट, वो ₹0 में आपका बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है. तो ये जब स्कीम ओपन हुई थी तो उसका जो मेजर एजेंडा था वो ये था कि इंडिया की ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट करना. And this is exactly the financial inclusion. Financial inclusion is to integrate the population of India to the banking infrastructure. At least they can able to avail the benefits of the banking system. क्योंकि आपने देखा अभी भी रूरल इंडिया में people are not aware about the banking system. So this is basically the financial inclusion. And the financial inclusion is very important to boost the economies because rural areas में अगर गवर्नमेंट की कोई स्कीम है अगर वो पहुंचेगी नहीं वायदा, क्योंकि आजकल ज़्यादातर स्कीम वायदा बैंकिंग सिस्टम से ही जा रही हैं, लेकिन अगर लोग उससे कनेक्ट ही नहीं होंगे तो फायदा ही नहीं होगा. राइट. सो दैट्स व्हाई आरबीआई हैज लॉन्च व्हाट अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड. राइट. सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब थोड़ी सी बात आरबीआई के बारे में भी कर लेते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में. बैंकर्स ऑफ द बैंक. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन ईयर 1934 में एक फेमस कमीशन आया था जिसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन. राइट. दिस हिल्टन यंग कमीशन ने इंडिया में आरबीआई के आने की बात की थी, आरबीआई बनने की बात की थी. हालांकि आरबीआई एक्ट 34 में हिल्टन यंग कमीशन, देन इन 1935 आरबीआई गॉट स्टेबलाइज. करंटली अगर मैं इसके हेडक्वार्टर की बात करूं तो मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है. एंड दिस आरबीआई गॉट नेशनलाइज इन ईयर 1949 में आरबीआई नेशनलाइज हो गया था. राइट. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो उसके कुछ फंक्शंस अगर बात करें तो लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है आरबीआई. राइट. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस थिंग. कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज. इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज जो होता है उसका जो कस्टोडियन कहलाता है वो क्या कहलाता है? आरबीआई कहलाता है. बैंकर्स टू द गवर्नमेंट. अगर गवर्नमेंट को कुछ फाइनेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है तो वो काम आपका आरबीआई करता है. इशू ऑफ बैंक नोट्स, ये भी एक फंक्शन होता है आरबीआई का, दैट इट इशूज बैंक नोट्स. हालांकि ₹1 नोट आरबीआई इशू नहीं करता, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है. अदरवाइज अदर नोट्स आर इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. राइट. तो बहुत ही प्रोमिनेंट बॉडी है, बहुत ऐसी बॉडी है जो इंडिया की इकोनॉमी को आपका स्टेबल कराने में, बूस्ट कराने में हेल्प करती है. राइट. सो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. सो वी हैव कवर्ड दिस करंट अफेयर. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट इज 100-day 100 pay campaign. This is current affair is also related to the Reserve Bank of India, right? So the Reserve Bank of India recently announced to launch the 100 days 100 pay campaign. हालांकि 100 days 100 pay campaign है क्या? तो this campaign specifically target the top 100 unclaimed deposits in each banks within every districts, aiming for the comprehensive and the widespread settlement. आपने देखा है that इंडिया में अभी बैंकिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आ रहा है दैट इंडिया में एनपीए बढ़ता जा रहा है, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. राइट. नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. तो बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दैट इज ऑफ एनपीएस. अब एनपीए में क्या होता है? सपोज करो कोई बैंक है ए. राइट. इस बैंक ने लैंड करा कुछ मनी एंड 90 डेज के अंदर, राइट, जो मनी उसने लैंड करा उससे रिलेटेड ना तो प्रिंसिपल अमाउंट आया और ना ही उसका इंटरेस्ट पेमेंट आया. तो इस केस में बैंक उस पर्टिकुलर एसेट को डिक्लेयर कर देता है एज ए एनपीए.
तो अभी प्रॉब्लम क्या होती जा रही है, एनपीए बढ़ता जा रहा है, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हमारे इंडिया में बैंकिंग्स में बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वीक हो रहा है, राइट। तो उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 100 डेज 100 पे कैंपेन आपका स्टार्ट किया, राइट। अभी आपने देखा होगा दैट लास्ट मंथ, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड कि हम 2000 रुपीज के नोट सर्कुलेशन से वापस ले लेंगे, राइट, वो सर्कुलेशन में ही रखे जाएंगे। तो ये भी एक आरबीआई की पॉलिसी है, दैट इज न्यू नोट पॉलिसी, जो आरबीआई ने 2011 एंड 13 के बीच में स्टार्ट करी थी। तो आरबीआई का एक काम ये भी होता है कि वो काउंटरफीट करेंसी को भी चेक कर सकता है, मतलब कि अगर ज़्यादा सर्कुलेशन में अगर उसे मनी को विड्रॉ करना है, अगर उसे ये लग रहा है कि उसकी काउंटरफीटिंग हो सकती है, सो दैट फंक्शन कैन ऑल्सो बी planned by RBI, right? So both these current affairs are interlinked. I hope you are understanding this. Moving forward, आगे चलते हैं. Now this is also again currency related news, that is Zimbabwe. There is one country in Africa that is Zimbabwe. ये जिम्बाब्वे वही कंट्री है जिसका पुराना नाम रोडेशिया हुआ करता था, right? Its earlier name was Rhodesia, right? तो जिम्बाब्वे गोल्ड बैक डिजिटल करेंसी, right? 2016 के बाद से वर्ल्ड में एक टर्म बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इज बिटकॉइन, राइट, विच इज ऑल्सो प्रोमिनेंटली कॉल्ड एज ए डिजिटल करेंसी, राइट। डिजिटल करेंसी अभी मैं प्रेजेंटली बात करूं तो इंडिया में डिजिटल करेंसी का स्टेटस कुछ इस तरह से है दैट इंडिया में बिटकॉइंस और डिजिटल करेंसी आर नॉट गिवन एज अ लीगल टेंडर, राइट, इन्हें लीगल टेंडर नहीं दिया हुआ है। बट लास्ट ईयर हमारे इंडिया ने ई रूपी लॉन्च किया। दिस ई रूपी इज व्हाट? दिस ई रूपीज इज इंडियाज फर्स्ट डिजिटल करेंसी, बट दिस इज नॉट फॉर द कॉमन पीपल, दिस इज नॉट फॉर द प्राइमरी मार्केट, दिस इज फॉर द सेकेंडरी मार्केट, राइट। तो ये बात आपको याद रखनी है, हमारे इंडिया में ई रूपी अभी लॉन्च हो गया है, बट वो सेकेंडरी मार्केट के लिए है। जैसे सपोज करो बॉन्ड, सिक्योरिटीज, बैंकिंग टू बैंकिंग ट्रांजेक्शंस हैं, तो उसके लिए हम ई रूपी यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये हमने लास्ट ईयर से फंक्शन कर दिया है। तो ये मैंने आपको कुछ इंडिया के पिक्चर्स बताया। हालांकि इंडिया में अभी भी डिजिटल करेंसी लीगल टेंडर नहीं है, बट अगर आप जैसे बिटकॉइंस वगैरह में ट्रेड करते हो, यू हैव टू पे टैक्स, ठीक है। उसके लिए लास्ट बजट में वी हैव फाइनलाइज कि आप 30% आपको क्रिप्टो पे टैक्स देना पड़ेगा अगर आप उसमें ट्रेडिंग करते हो, बट इट इज नॉट गिवन अ लीगल टेंडर, दैट इज नॉट सर्टिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये थोड़ी बात डिजिटल करेंसी वर्ड आया तो हमें पता होनी चाहिए। उसके अलावा जिम्बाब्वे भी एक कंट्री है जिसने गोल्ड बैक डिजिटल करेंसी लॉन्च करा है, तो रिसेंट, और ये ऐसा करने वाली फर्स्ट करेंसी कंट्री बनी। तो रिसेंटली जिम्बाब्वे लॉन्च दी गोल्ड बैक डिजिटल करेंसी, मार्केटिंग अनदर अटेम्प्ट टू स्टेबलाइज एंड स्ट्रेंथन इट्स करेंसी, ठीक है, ताकि उसकी करेंसी क्या हो, स्टेबलाइज हो जाए और स्ट्रेंथन हो जाए। दिस इनोवेटिव मूव्स एम टू एड्रेस द ऑनगोइंग चैलेंजेस फेस्ड बाय द कंट्रीज फाइनेंशियल सिस्टम। तो आपको पता है जिम्बाब्वे में, जिम्बाब्वे हुआ, वेनेजुएला हुआ, बहुत ज़्यादा वहाँ पर इन्फ्लेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर इकोनॉमी अनस्टेबिलिटी हो रही है। तो उसके लिए उन्होंने एक नया मूव लेके आए हैं कि गोल्ड बैक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाली दुनिया की पहली कंट्री बनी है। अब इसके कुछ ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट देखते हैं। सो इफ यू सी दैट एक कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, सो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साउथ में एक लैंडलॉक कंट्री है जिसका नाम है जिम्बाब्वे। हालांकि आजकल जिम्बाब्वे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि आपको पता है आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स चल रहे हैं और अभी उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को हराया है, सुपर ओवर में नीदरलैंड्स को हराया है, राइट। सो न्यूज़, क्रिकेट की वजह से जिम्बाब्वे इज इन न्यूज़। एंड द इम्पॉर्टेंट इज द कैपिटल ऑफ जिम्बाब्वे। इफ आई टॉक अबाउट द कैपिटल, इट इज़ हरारे, ठीक है। तो ये अर्लियर कॉलोनी भी रहा है, ठीक है, रोडेशिया जैसे मैंने बताया इसका नाम था, पुराने टाइम पे ब्रिटिश कॉलोनी भी रहा था, ठीक है। अभी प्रेजेंटली अफ्रीका का एक नेशन है जिसकी कैपिटल हरारे है और इसने अभी गोल्ड बैक डिजिटल करेंसी लॉन्च की है। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द स्टील, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टील आपको पता है दैट स्टील इज बेसिकली द अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। कार्बन और आयरन का अलॉय होता है स्टील, ठीक है। एक वर्ड भी सुना होगा आपने, स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील इज ऑल्सो द अलॉय, बस उसमें आयरन कार्बन के साथ निकल और क्रोमियम भी मिला देते हैं, राइट। तो आज के टाइम पे स्टील का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हों, चाहे हमारे हाउसिंग नॉर्मल हो, ठीक है। तो आप बोल सकते हो अगर कहीं डेवलपमेंट है तो स्टील के का वहाँ पे बहुत बड़ा रोल है।
अभी इंपॉर्टेंट ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टील का प्रोडक्शन करता है चाइना, राइट? एंड द बेस्ट पार्ट इज इंडिया बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द स्टील, रिप्लेसिंग जापान. तो इंडिया हैज emerged as the second largest producer of the crude steel by replacing Japan, right? The biggest steel producing country is currently China only, which amounts 57% of the world's steel production. ठीक है, तो स्टील क्या है आपको पता है, इट इज अ अलॉय, राइट? इट इज अ अलॉय बेसिकली ऑफ द कार्बन एंड आयरन. ठीक है, स्टेनलेस स्टील में निकल और क्रोमियम भी ऐड होता है, वो थोड़ा और रिफाइंड स्टील होता है, right? So this point you have to remember. This is a very good news that India is now the second largest producer of the crude steel. ठीक है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं स्टील के बारे में. इंडिया से रिलेटेड जो हमें क्वेश्चन मिल सकते हैं, हमारे इंडिया में एक अथॉरिटी भी है जिसका नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1973. और अगर मैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कॉर्पोरेट ऑफिस की बात करूं तो वो आपका न्यू दिल्ली में. हालांकि कुछ प्रोमिनेंट स्टील प्लांट्स भी हैं इंडिया में जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, राइट? जैसे वी हैव बोकारो स्टील प्लांट, इट इज़ इन झारखंड. वी हैव दुर्गापुर स्टील प्लांट विच इज़ इन वेस्ट बंगाल. वी हैव भिलाई स्टील प्लांट विच इज़ इन छत्तीसगढ़, राइट? वी हैव राउरकेला स्टील प्लांट विच इज़ इन ओडिशा, राइट? वी हैव चंद्रापुर स्टील प्लांट विच इज़ इन महाराष्ट्र, राइट? भद्रावती बहुत एग्जाम में पूछा जाता है विच इज़ इन कर्नाटका, राइट? एंड सलेम इट इज इन तमिलनाडु. तो ये कुछ प्रोमिनेंट स्टील प्लांट्स हैं, यू कैन राइट इट डाउन. ठीक है, हमेशा याद रखना. जैसे दुर्गापुर बहुत पूछा गया है, राउरकेला भिलाई बहुत पूछा गया है, भद्रावती बहुत पूछा गया है, लेकिन इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो सबसे पहला भी था दैट इज जमशेदपुर. जमशेदपुर टाटा स्टील टिस्को, इट वॉज स्टैब्लिश इन ईयर 1907. ठीक है, तो टाटा स्टील यहाँ जमशेदपुर में टाटा नगर भी है और स्टील का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आप कहीं से देखने को हमें मिलता है. सो ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो आई ऑलवेज ट्राई टू लिंक करंट अफेयर विद द स्टैटिक पार्ट ऑल्सो, ताकि जब आप कोई भी इशू पढ़ रहे हो, कोई भी न्यूज़ पढ़ रहे हो, तो अल्टीमेटली टॉपिक पूरा कवर होना चाहिए. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप द इंटरेस्ट टुवर्ड द सब्जेक्ट बाय रीडिंग एंड स्टडिंग इन डिटेल. इट विल हेल्प यू टू बिल्ड दैट क्यूरियोसिटी, राइट? क्योंकि एग्जाम में एक तरह के क्वेश्चंस आते हैं, या तो ज्योग्राफी पर से आ जाएगा, इकोनॉमी पर से आ जाएगा, जो करंट पे चल रहा है, तो ऑब्वियसली दैट इज इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड, आगे चलते हैं. दिस इज द लास्ट करंट अफेयर ऑफ द टुडे. फीफाज मैन फुटबॉल रैंकिंग. अभी रिसेंटली फीफा की फुटबॉल रैंकिंग आपका रिलीज हुई है, और जिसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया की पोजीशन यहाँ पर इंप्रूव हो गई है. इंडिया अब क्या है, टॉप 100 में आ गया है. तो इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम climbed up to the 100th rank in the FIFA latest world ranking, surpassing the countries like Lebanon and New Zealand. तो अभी आपको पता होगा that recently इंटरकॉन्टिनेंटल कप भी हुआ है, इंटर कॉन्टिनेंटल कप. तो अभी रिसेंटली हुआ है 2023 में इंटरकॉन्टिनेंटल कप, और इसे होस्ट करा था, इट वाज होस्टेड बाय इंडिया ओनली एंड इट इज वॉन बाय इंडिया ओनली. तो इसे जीता भी इंडिया ने, होस्ट भी इंडिया ने करा है. और जब इंटरकॉन्टिनेंटल कप में इनफैक्ट हमने फाइनल में लेबनान को ही हराया था, राइट? तो हमने लेबनान को हराया था, उसके बाद से हमारी रैंकिंग इंप्रूव हो गई है. नाउ वी आर इन दी टॉप 100. लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि क्या इससे पहले इंडिया कभी टॉप 100 में रहा है? बिल्कुल रहा है. 2018 में हम 96 तक पहुंचे हैं. तो मतलब अभी तक इंडिया की बेस्ट फुटबॉल रैंकिंग 96 तक गई है, राइट? सो अच्छा है, वी आर इम्प्रूविंग इन दिस स्पोर्ट ओनली, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सारे स्पोर्ट्स में ही अच्छा करें. नॉट ओनली वी फोकस ऑन क्रिकेट, वी शुड ऑल्सो फोकस इन अदर स्पोर्ट्स ऑल्सो. तो दिस पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर. अब जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि अभी जैसे 2022 का फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, वो तो कतर ने होस्ट करा है. जस्ट टेल मी, जो नेक्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाला है वो कहाँ पर होस्ट होगा? जस्ट राइट दिस आंसर इन द कमेंट बॉक्स. आई विल गेट टू नो कि आपने वीडियो देखा है कि नहीं देखा, राइट? मूविंग फॉरवर्ड, तो आज का मुझे लगता है कि हमने ये कवर कर लिया टॉपिक. अब जाते जाते अगर मैं फीफा 2023 में जो अभी फीफा रैंकिंग में नंबर 1 टीम है, तो दिस इज नो डाउट इज अर्जेंटीना. और यही आपको पता है 2022 में जो भी कतर वर्ल्ड कप है उसके चैंपियंस भी थे, राइट? तो दिस इज ही इज मेसी. तो आपको ये सारी बातें भी याद रखनी है.
This is all from my side. I hope you like this session. See you soon in my next class. Till then, stay blessed, good luck, and have a nice day.